अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जैसे आया तो उसमें मतलब सारी जो स्पीशीज़ थी जब उनके अंदर डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हमें नज़र आई, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे नई नई इवोल्यूशंस होती गई और न्यू स्पीशीज़ जो हैं वो बनती गई और उनके अंदर जो डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर्स हैं वो ज़्यादा बढ़ते गए, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ा, हमें किंगडम्स को अलहदा करना पड़ा, यानी स्पीशीज़ को क्लासीफाई करना पड़ा उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे कि वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कैरी करती हैं, या उनके बीच में जो भी स्पीशीज़ हैं उनके बीच में कौन कौन सी जो हैं वो एबिलिटीज़ हैं या लाइफ स्टाइल्स हैं उनके, वो किस तरह से रहते हैं, किस तरह से खाते हैं, किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं। उसकी बेसिस पे जो है हमने फाइव किंगडम्स जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया। और इससे जो है वो ये फ़ायदा हुआ कि अब हम कोई भी स्पीशी है वो उसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी लाइफस्टाइल से देख के उसे आसानी से पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे वो पांच किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि पहला किंगडम प्रोकैरियोट, फिर किंगडम प्रोटिस्टा, फिर उसके बाद जो है वो किंगडम फंजाई, फिर उसके बाद किंगडम प्लांटी, उसके बाद किंगडम एनिमेलिया। तो जो फर्स्ट किंगडम है वो है किंगडम मोनेरा या किंगडम प्रोकैरियोटी। अब किंगडम मोनेरा जो है वो एज नेम सजेस्टेड, मोनेरा मींस मोनो मींस वन, और एरम हम कह सकते हैं सेल को, सेल्यूलर कंपोजिशन। अगर हम इसको देखें तो इसके अंदर सिर्फ एक ही सेल होता है, यानी कि इट इज़ यूनिसेल्यूलर। और अगर दूसरी हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखें, जो भी मतलब इसमें बैक्टीरियाज आ जाते हैं, तो वो होते हैं जो है वो प्रोकैरियोट होते हैं। अब प्रोकैरियोट क्या होता है? प्रोकैरियोट ऐसी टर्म है जो कि डिस्क्राइब करती है कि जो सेल है उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। फॉर एग्जांपल कोई भी सेल है उसके अंदर यानी कि न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है ना, ये सेल नहीं है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर ऑर्गेनेलीज जो हैं वो इंटरमिक्स हुए हुए हैं, यानी वो अपना फंक्शन वहीं से परफॉर्म करते हैं। अपना सेल्स जो है वो अपना डीएनए और जो है वो सारा न्यूक्लियर मटेरियल उनका डिप हुआ हुआ होता है किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर। तो पूरा सेल जो है वो साइटोप्लाज्म ही कंट्रोल करता है और ये एक सिंपल सेल होता है जिसे हम कहते हैं प्रोकैरियोट सेल। जबकि अगर हम यूकेरियोट सेल की बात करें तो उसके अंदर एक प्रॉपर जो है वो न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, और भी बहुत से ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि सारे मिला के पर्टिकुलर या हम कह सकते हैं कम्प्लेक्स सेल बनाते हैं जिसे हम यूकेरियोटिक सेल कहते हैं। अब ये मैंने आपको कुछ डिफरेंसेस बताए कि प्रोकैरियोट और यूकेरियोट सेल में जो फ़र्क क्या है। अब अगर हम इसके बारे में देखें मोनेरा के बारे में, तो ये हमारे पास सारे प्रोकैरियोट होते हैं, यानी सिंपल सेल्यूल cell containing organisms which do not have a nuclear membrane inside their cell। और अगर हम इस जो है किंगडम की बात करें तो इसके दो नेम्स हैं, जिसको एक तो नाम इसका ये है कि मोनेरा जो मैंने आपको बताया, और दूसरा नाम है प्रोकैरियोट। और अगर हम इसकी शेप्स की बात करें तो इसमें सर्कुलर शेप्ड भी आते हैं, इसमें रॉड शेप्ड भी आते हैं, और इसमें स्पायरल शेप्ड बैक्टीरिया भी जो है वो आते हैं। अगर हम सर्कुलर की बात करें तो कोकाए नाम है सर्कुलर शेप्ड बैक्टीरिया का, जिसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ होता है सर्कुलर, ठीक है। और अगर एक कोकाए है, मतलब अगर एक ही सिंगुलर सॉरी सर्कुलर स्ट्रक्चर है तो हमें उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे कोकस। और अगर प्लूरल है तो हम उसे कहेंगे कोकाए। अब इसमें स्ट्रक्चर्स कुछ यूँ आते हैं, जो स्टेफाइलोकोकस होता है उसमें अरेंजमेंट होती है कोकाई की इरेगुलर अरेंजमेंट, यानी कि एक कोकाई इधर है तो दूसरा इधर, कोई इधर कोई इधर, इस तरह से इरेगुलर अरेंजमेंट होगी इसके अंदर कोकाई की। या इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे बंच ऑफ ग्रेप्स हो गया, उसमें भी हमें कोई एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं मिलती ग्रेप्स की, वहाँ पर भी जो है वो एक बंच टाइप होता है, मतलब इरेगुलर अरेंजमेंट होती है। इसी तरह की अगर बैक्टीरिया की अरेंजमेंट हो इन कॉलोनियल फार्म तो हम उसे क्या कहेंगे? स्टेफाइलोकोकाई। और उसके बाद आता है स्ट्रेप्टोकोकाई, और सिंगुलर अगर हम कहें तो स्ट्रेप्टोकोकस। अब जो स्ट्रेप्टोकोकस है इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये एक एक लीनियर पाथ होता है, या एक लीनियर वे में जो है वो बैक्टीरियाज अरेंज्ड होते हैं, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में हम कह सकते हैं बैक्टीरियाज की अरेंजमेंट हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रेप्टोकोकस। यानी अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरियाज और कोकाई इन वन प्लान इज कॉल्ड स्ट्रेप्टोकोकस।
यानी कि अगर हम इसको कंक्लूड करें तो हम ये कह सकते हैं सर्कुलर शेप में जो है वो बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जिन्हें हम कोकाई कहते हैं, जो कि मतलब सर्कुलर शेप्ड होते हैं और उनकी कुछ अरेंजमेंट्स होती हैं स्टेफाइलोकोकस यानी कि इरेगुलर अरेंजमेंट, और स्ट्रेप्टोकोकस यानी रेगुलर अरेंजमेंट, और इन अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया इन वन प्लान और अरेंजमेंट ऑफ कोका इन वन प्लान। उसके बाद आ जाते हैं रॉड शेप बैक्टीरिया जिसे हम बेसिलाई से शो करते हैं हमेशा, वो बेसिलाई से। अब बेसिलाई जो है ना वो हमेशा याद रखें कि रॉड शेप बैक्टीरिया को हम बेसिलाई कहते हैं और सर्कुलर शेप बैक्टीरिया को हम कोकाई कहते हैं। अब रॉड शेप में क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर होता है ना वो कुछ यूँ बनता है इस तरह से रॉड शेप में, फिर इसकी भी कुछ जो है वो हम कह सकते हैं कि स्टेजेस आते हैं। जैसे कि ऊपर आए थे स्टेफाइलोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस, इसमें क्या होता है स्ट्रेप्टोबैसिलस होता है। जिस तरह वहाँ स्ट्रेप्टोकोकस था तो इसमें स्ट्रेप्टोबैसिलस यानी एक स्ट्रेट अरेंजमेंट या वन प्लान अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरियाज इस तरह से। अब इसमें डिफरेंस क्या है कोकाई और इसमें, कि उसका जो स्ट्रक्चर था वो सर्कुलर था जबकि इसका स्ट्रक्चर क्या है रॉड शेप्ड है। यही इसके बीच में डिफरेंस है बेसिलाई और कोकाई, यानी सर्कुलर और शेप, सर्कुलर शेप कोकाई और रॉड शेप बेसिलाई, इन दोनों में यही डिफरेंस है कि इनका जो स्ट्रक्चर है उसका डिफरेंस आता है इनमें। और अरेंजमेंट तो नाम सेम ही होगा, बस आगे कोकाई की जगह हम क्या लगा देंगे बेसिलाई। इसकी कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं जिस तरह से ई कोलाई यानी एस्केरिचिया कोलाई, उसके अलावा निमोनिया। और अगर हम देखें सर्कुलर की एग्जांपल तो हम कह सकते हैं डायप्लोकोकस निमोनिया है। उसके बाद आ जाते हैं स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। अब स्पाइरल शेप का पहले हमें पता होना चाहिए, स्पाइरल शेप जो होता है ना वो कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से। ये स्पाइरल शेप बैक्टीरिया, इसे कहेंगे हम स्पाइरल शेप बैक्टीरिया, यानी ऐसे बैक्टीरियाज जो स्पाइरली कॉइल्ड हों एक दूसरे के साथ। और उसके अलावा फिर यही जो है वो आगे डिवाइड हो जाता है विब्रियो में, स्पाइरलम में, स्पायरोफिट में, ये फिर आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। उसके अलावा अगर हम देखें एग्जांपल तो लाइम डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया हम कह सकते हैं स्पाइरल शेप बैक्टीरिया की एग्जांपल है। अब उसके बाद क्या है, साइंटिस्ट का नाम है जो एर्किया डिस्कवर्ड इन 1977 विद डीएनए एंड सीड ऑर्गेनिजम्स फर्स्ट ऑन द अर्थ एक्सट्रीम कंडीशंस लाइक हॉट स्प्रिंग्स गैलेक्सी। उसके बाद जो आता है सेकंड किंगडम, उसे कहते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। इसके अंदर जो मतलब हम कह सकते हैं ना प्रोटिस्ट्स हैं या जो भी इसके ऑर्गेनिजम्स हैं वो इसमें इसलिए रखे गए हैं क्योंकि उनके अंदर कोई भी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक नहीं थी कि वो अदर फोर किंगडम्स से जो रिजेंबल करें, इसलिए उन्हें फिर एक अलग से नाम दिया गया, या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को मद्देनज़र रख के उनको एक अलग से नाम दिया गया जिसका नाम है प्रोटिस्ट। इसलिए अब इस किंगडम का नाम तो प्रोटिस्ट रख दिया गया। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं आइए वो जानते हैं। नंबर वन, मोस्टली यूनिसेलुलर यानी कि वन मोस्टली जो है वो सिंगल सेल्ड होंगे। उसके अलावा है वह न्यूक्लियस विद डीएनए। अब इसका क्या डिफरेंस आ गया हमारा बैक्टीरिया से या जो हम पीछे किंगडम पढ़ के हैं प्रोकैरियोट से, वो ये डिफरेंस आ गया कि इनके पास एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस होता है। यानी कि इससे क्या बात हमें समझ आती है, इससे ये बात समझ आती है कि इनके पास यूकैरियोटिक सेल होता तो सिंगल सेल है लेकिन क्या होते हैं यूकैरियोटिक होते हैं। उसके अलावा जो इनका डीएनए होता है वो प्रोटेक्टेड होता है न्यूक्लियस के अंदर। और उसके अलावा लिव वेयर इट इज़ वेट, यानी कि ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ पर गीलापन हो, यानी कि वेटिंग एरियाज़ में जो है वो अपनी हैबिटेट को ये ज़्यादा तरजीह देते हैं। और अगर हम देखें तो इसमें जो है वो कहीं कहीं पे हमें सिंपल मल्टी सेलुलर भी मिल जाते हैं, सिर्फ यूनिसेलुलर जो है हम कह सकते हैं कि सारे यूनिसेलुलर नहीं, कहीं कहीं सिंपल मल्टी सेलुलर भी जो है हमें ऑर्गेनिजम्स इस किंगडम में जो है वो मिल जाते हैं। ये तो हैं इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आ जाते हैं इसकी टाइप्स पे। इसकी 3 टाइप्स हैं जिस तरह के एनिमल लाइक प्रोटोज़ोआ, प्रोटो मीन्स प्रो मीन्स अर्लियर एंड ज़ोआ मीन्स एनिमल्स, यानी कि अर्लियर नॉन एनिमल्स जो पहले पाए जाते थे वो यही एनिमल्स थे जिस तरह की यूग्लिना, अमोएबा एंड पैरामीशियम। तो ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा अब इनको हम क्यों कहते हैं कि एनिमल लाइक प्रोटिस्ट्स हैं, क्योंकि इनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एनिमल्स जैसी। अब इसीलिए हम इसको रिजेंबल करेंगे, यानी कि प्रोटोजोन एनिमल लाइक या अर्लियर एनिमल्स, वो इसलिए क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं उनका जो सेल होता है उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, और इसके सेल के अंदर भी क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए रिजेंबल करेंगे एनिमल के किंगडम के साथ या एनिमल्स के साथ। उसके अलावा इनके पास जो होती है सेल वॉल भी नहीं होती इनके पास ना, इनके पास भी सेल मेम्ब्रेन ही होती है हम कह सकते हैं। और प्लांट्स में जबकि सेल वॉल्स होती है, इसलिए हम इनको प्लांट से रिजेंबल नहीं करेंगे, एनिमल से रिजेंबल करेंगे। उसके बाद आती है दूसरी टाइप जो कि प्लांट लाइक यानी कि अल्जी। तो अल्जी और उसके अलावा अगर हम इसकी एग्जांपल्स देखें तो डायटम्स एंड केल्प जो है वो इसकी एग्जांपल है। अब ये प्लांट लाइक क्यों हैं, यानी कि इसके अंदर ऐसी क्या करेक्टरिस्टिक है कि ये प्लांट लाइक हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें
इनके अंदर जो है ना कॉलोनीज़ भी पाई जाती हैं, और इनके अलावा ये सिंपल मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। और ये प्लांट से कुछ इस तरह रिजेंबल करते हैं क्योंकि इनके अंदर जो है वो क्लोरोफिल होता है, और इनका जो सेलुलर स्ट्रक्चर होता है प्लांट से जो है वो रिजेंबल करता है। और दूसरा क्या, क्लोरोफिल। और अगर हम देखें इनको कि इनके पास मल्टीसेलुलर जो है वो सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते इनके पास। और दूसरी बात ये है कि ये एम्ब्रियो भी फॉर्म नहीं करते अपनी लाइफ साइकिल में। और उसके बाद आ जाती है थर्ड टाइप, जो कि मतलब फंगस लाइक यानी फंजाई लाइक, जस्ट लाइक मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड और वाटर मोल्ड। देन कम्स फंजाई और किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये कि ये जो है मोस्टली जो है वो यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर होते हैं। ये पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप अपनी कॉपी पर या किसी भी नोटबुक पर नोट कर सकते हैं, जो कि स्लाइड में मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बाय वॉइस बता रहा हूँ, जो कि बहुत अहम है। तो पहली बात तो ये है कि ये यूकैरियोटिक होते हैं। दूसरी बात ये कि ये मल्टीसेलुलर होते हैं। तीसरी बात ये कि ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि अपना खाना खुद से नहीं बना सकते। इनके अंदर मतलब हम कह सकते हैं क्लोरोफिल नहीं है, इसीलिए क्लोरोफिल की नामौजूदगी में ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने से महरूम रहते हैं, जिसकी वजह से इनको क्या कहा जाता है, हेटेरोट्रॉफ्स, यानी ये दूसरों पर डिपेंड करते हैं। अपनी खुराक जो है वो दूसरों से हासिल करते हैं। और इनकी एक खसूसियत ये होती है कि ये जो है ना वो अपने फूड को एब्ज़ॉर्ब करते हैं। इस तरह से अगर हम देखें मशरूम को, तो जो है एब्ज़ॉर्प्शन का काम करता है फ्रॉम, अगर हम कहें तो सोइल से। तो इसलिए वो मतलब एब्ज़ॉर्ब करता है अपने फूड को, खुद से नहीं बनाता क्योंकि इनके पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता। और उसके अलावा फंजाई रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, और इनमें मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट नहीं होता, यानी जो है वो सेक्सुअल। उसके बाद आता है कि फंजाई आर डिकम्पोजर्स, ईट डेड स्टफ़, यानी कि जो भी चीज़ मर जाती है तो उस पर वो डिपेंड करते हैं, यानी उसको डिकम्पोज करते हैं। कुछ एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं जो कि मतलब ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं उस ऑर्गेनिक मैटर का, और फिर उसको वो कंज्यूम करते हैं और उससे जो है वो एनर्जी लेते हैं। और जिस तरह के आप देख सकते हैं पिक्चर्स में भी, मोल्ड, यीस्ट, मशरूम, और ये उसके अलावा अगर हम इसकी सेल की बात करें तो इसमें जो है वो, एक मिनट, ये साइटोप्लाज्म, उसके अलावा ये न्यूक्लियस, और फिर ये फूड स्टोरेज ग्रेन्यूल, यानी ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में जो है वो फूड इसमें स्टोर रहता है, यानी कि अपने सेल के अंदर। ये आपको ग्रेन्यूल जूम करके दिखाता हूँ, एक मिनट वेट। कुछ इस तरह का सेल होता है इनका, जिसमें सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, ना कि सेल वॉल, इसलिए जो है वो फंजाई प्लांट्स के साथ जो है वो कंसीडर नहीं करते। उसके अलावा न्यूक्लियस होता है, वैक्यूल, साइटोप्लाज्म एंड फूड स्टोरेज ग्रेन्यूल्स। उसके बाद आते हैं किंगडम प्लांटी पे। अब प्लांट्स मेक देयर ओन फूड ऑटोट्रॉफ्स, इसीलिए उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। ऑटोट्रॉफ्स यानी ऑटो मीन्स ऑटोमेटिक, यानी वो खुद से जो है वो अपनी ट्रॉफ्स यानी एनर्जी लेवल, या ट्रॉफिक लेवल हम कह सकते हैं, एनर्जी लेवल, यानी अपनी एनर्जी को वो खुद से जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल होता है, और वो प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। और प्लांट्स जो होते हैं ना वो मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि मोर देन वन सेल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स। और उसके अलावा प्लांट्स में एक डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर होता है, जिसे हम कहते हैं कि उनके अंदर सेल वॉल होती है ऑन द प्लेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इसीलिए हम उन्हें जो है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं एनिमल्स से। और उसके अलावा प्लांट सेल्स और ग्रीन, यानी क्लोरोफिल होता है उनके अंदर, क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं, ग्रीन पिगमेंट्स, जो कि मिलके क्लोरोप्लास्ट को जो है वो ग्रीन बनाते हैं। और यही जो क्लोरोप्लास्ट है वो जो है प्लांट्स को उनके अपना खाना बनाने में मदद करता है, यानी उसके अंदर ही लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शंस होते हैं, जिनकी प्रेजेंस में जो है वो उनकी एनर्जी जनरेट होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच। उसके अलावा प्लांट्स के अंदर बहुत सी डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनकी। अगर हम देखें सेल कंटेनिंग या उनकी सेल के जो वो फंक्शंस और उनके बहुत से यानी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, वो बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं एनिमल से। Then comes the animals. Animals can move. Animals are multicellular, more than one celled. Animals are heterotrophs, cannot do photosynthesis. Animals are not green, no chlorophyll. So these are the differentiating characters of animal. फिर अगर हम देखें तो एनिमल्स को आगे बहुत डिवाइड किया गया है उनके सब किंगडम्स में, सब फाइलम में, बहुत सी क्लासेस हैं। फिर उनकी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन की गई है।
कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिस तरह के वर्म्स वर्म्स यानी कीड़े मकोड़े, वो भी सारे एनिमल किंगडम में ही आ जाते हैं। प्लेनेरिया, कोरल एंड ऑल दीज आर एनिमल्स दैट आर शोन इन दिस पिक्चर। उसके बाद ये एक चार्ट है जो हमें डिफरेंस के बारे में बता रहा है सारे जो हमने किंगडम्स अभी पढ़े हैं, जिसको मैं शॉर्टली रीड कर देता हूँ। किंगडम मोनेरा जो है उसमें सेल टाइप कौन सी होती है? प्रोकैरियोटिक यानी सिंपल सेल्यूलर। उसके अलावा उनके अंदर न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से उनके जो ऑर्गेनेलीज हैं वो कहाँ पर फ्लोट कर रहे होते हैं? साइटोप्लाज्म में। उसके अलावा सेल वॉल देखें तो वो उनके अंदर नॉन सेल्यूलोज पॉलीसेकेराइड प्लस अमाइनो एसिड्स की जो है वो सेल वॉल होती है। उसके अलावा मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखें तो ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं और हेटरोट्रॉफ, दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सकती हैं। और अगर हम इनको देखें सेल्यूलैरिटी के बारे में कि मल्टी सेलुलर हैं या फिर यूनिसेलुलर हैं, तो अगर हम देखें मल्टी सेलुलैरिटी इनके अंदर नहीं होती, यानी कि यूनिसेलुलर होते हैं। उसके बाद आ जाता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जो होते हैं वो बेसिकली यूकैरियोटिक होते हैं, यानी कम्प्लेक्स सेल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और उनके अंदर जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है, जाहिर सी बात है अगर यूकैरियोटिक है तो उसके अंदर न्यूक्लियर एनवेलप भी होगा यस प्रेजेंट। और उसके अलावा प्रेजेंट इन सम फॉर्म्स और वेरियस फॉर्म्स, अगर सेल वॉल देखें तो उसकी बहुत सी फॉर्म्स होती हैं। और अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखें तो इसके अंदर क्या होता है? फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सकता है, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या और कॉम्बाइनेशन, यानी कि अब इनके अंदर खुद ब खुद जो है वो खाना बनाने की भी सलाहियत होती है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। एंड देन दे आर आल्सो कॉल्ड दी हेट्रोट्रॉफिक, और हम कह सकते हैं एक सिम्बियोटिक रिलेशन भी रख सकते हैं ये, यानी कॉम्बाइनेशन, यानी किसी और एनिमल के साथ मिलकर या किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ मिलकर उससे जो है वो खाना जो है वसूल करते हैं। और उसके अलावा अगर हम देखें तो इनके अंदर मल्टी सेलुलैरिटी जो होती है मोस्ट जो फॉर्म्स हैं उनके अंदर नहीं होती, लेकिन कुछ के अंदर जो है वो पाई जाती है। उसके अलावा अगर हम फंजाई किंगडम पे आ जाएँ तो वो यूकैरियोटिक होते हैं, और उनके अंदर जो है न्यूक्लियर एनवेलप भी जो है वो पाया जाता है, और उसकी जो सेल वॉल होती है ना वो बनी हुई होती है काइटिन की। और उसके अलावा इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो मेनली मैंने आपको बताया था एब्जॉर्प्टिव होता है, जिस तरह के मैंने एग्जांपल दी थी मशरूम की। उसके अलावा अगर हम इनके अंदर मल्टीसेलुलैरिटी देखें तो इनके अंदर बहुत से के अंदर होती है। जिस तरह से मतलब किंगडम बढ़ते जा रहे हैं उनके अंदर कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, तो उस हिसाब से चीज़ें भी जो है वो उनकी ज़्यादा कम्प्लेक्स होती जाएंगी, उनके जो लाइफ स्टाइल होंगे वो ज़्यादा कम्प्लेक्स पाए जाएंगे। प्लांटी जो होते हैं वो मेनली यूकैरियोटिक होते हैं और उनके अंदर न्यूक्लियर एनवेलप भी प्रेजेंट होता है, और उनकी जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज या अदर पॉलीसेकेराइड्स, पॉली मीन्स मैनी और सेकेराइड्स मीन शुगर, मतलब मैनी शुगर कंटेनिंग सेल वॉल जो है वो हो सकती है। उसके अलावा अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखें तो हम सबको पता है कि जो है वो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं होते, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। उसके अलावा इनके अंदर मल्टीसेलुलरिटी सारों के अंदर होती है, यानी सब प्लांट्स जो होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं। और अगर हम एनिमेलिया को देखें तो इसके अंदर सेल टाइप जो होती है वो यूकैरियोटिक होती है, और न्यूक्लियर एनवेलप भी प्रेजेंट होता है, और सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है। ठीक है, इसके अंदर जो है सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। और उसके अलावा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो अगर हम देखें तो इंजेस्टिव होता है, यानी किसी और पर डिपेंडेंट होते हैं। फिर इसमें और भी जो है वो फॉर्म्स आ जाती हैं, हर्बीवोर, कार्निवोर, फिर ये आगे डिस्कस होंगे। इसके अलावा अगर हम इनकी मल्टीसेलुलरिटी देखें तो सारे जो है एनिमल्स हैं वो मल्टीसेलुलर ही होते हैं। अगर इस चार्ट में हम देखें, न्यूक्लियर एनवेलप की बात हो रही है, यानी कि 4 जो किंगडम है प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, इनके अंदर जो है वो न्यूक्लियर एनवेलप होता है। इससे क्या शो होता है? मतलब ऑल दी अदर काइंड्स ऑफ या ऑल दी अदर किंगडम्स आर यूकैरियोटिक एक्सेप्ट वन ओनली कॉल्ड मोनेरा और प्रोकैरियोट और बैक्टीरियल किंगडम। उसके बाद अब हमने सारे एनिमल सबका पढ़ लिया, वर्म्स का, कीड़े मकोड़े, परिंदे वो भी एनिमल में आ गए, सब प्लांट्स वगैरह, फंजाई, स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबको हमने क्लासिफाई कर लिया। तो हमारे पास क्या बच जाता है? वायरस। वायरस क्या चीज़ होती है? अब वायरस बेसिकली क्या होती है? एक बॉर्डर लाइन होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग्स के बीच में, यानी कि ये दोनों फॉर्म्स में पाया जाता है। हम कह सकते हैं एज अ लिविंग और नॉन लिविंग। फिर ये इसकी अटैचमेंट पे डिपेंडेंट है। अगर ये किसी भी एनिमल के सेल्स में चला जाता है और उसमें ग्रो कर रहा है तो ये एज अ लिविंग हम इसको कंसीडर करेंगे, बट मोस्टली इट इज़ कंसीडर्ड एज नॉन लिविंग, यानी कि ये हम कह सकते हैं एक इनएक्टिव फॉर्म में भी स्टोर रह सकता है। और जब ये किसी भी सेल में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जाएगा तो ये अपनी एक्टिव फॉर्म में होगा और तभी रिप्रोड्यूस कर पाएगा जब किसी भी सेल में जाएगा। हम कह सकते हैं ये असेल्युलर हो सकता है क्योंकि इसके अंदर कोई सेल नहीं पाया जाता स्पेशल जो कि फंक्शंस परफॉर्म करे, क्योंकि अगर सेल है तो उसको एक कंडीशन चाहिए। अगर हम इसको कोई कंडीशन ही नहीं है, अगर कोई वायरस बाहर है तो मतलब वो नॉन लिविंग हो जाएगा, उसके अंदर कोई सेल नहीं है। अब किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर आ रहा है तो वो मतलब अपना फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है, तो सेल तो ऐसा नहीं है, सेल तो हर वक्त अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में गया है तो परफॉर्म करे।
लेकिन इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि इसमें डीएनए या आरएनए पाए जाते हैं, जो कि एक प्रोटीन कोड जो है वो उसके अंदर पाए जाते हैं। उसके अलावा इनकी जो इनकी टाइप्स हैं, उनमें डीएनए जो है वो बहुत स्पेसिफिक पाया जाता है। जैसे कि मैंने बताया, जब वायरस किसी सेल के साथ अटैच होगा तो ही वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा और तो ही वो अपनी जो है वो रिप्रोड्यूस कर पाएगा। तो लिखा हुआ है कि सम वायरसेस मे हैव स्पाइक्स टू हेल्प टू अटैच टू द होस्ट सेल। अब स्पाइक्स अगर आप देखें तो ये ऐसा स्ट्रक्चर है, मतलब हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, जो कि किसी भी वायरस को मदद करती है किसी भी सेल के साथ अटैच होने में। ये वाला स्ट्रक्चर जो ऊपर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। उसके अलावा मोस्ट वायरसेस इन्फेक्ट ओनली स्पेसिफिक होस्ट सेल, यानी कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो कि अपने होस्ट सेल डिपेंडेंट, एक पर्टिकुलर सेल की टाइप है उस पे ही डिपेंडेंट करें। कोई और सेल होगा उस पे वो एक्टिव फॉर्म में नहीं आएंगे, तब वो इनएक्टिव ही रहेंगे। यानी जो उनको एक पर्टिकुलर सेल होगा उन पे वो जब बाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्पाइक्स तो ही वो अपना फंक्शन जो है वो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर बता रहा है इनके जेनेटिक मटेरियल के लिए क्या इधर डीएनए और आरएनए दोनों हो सकते हैं। और जो आरएनए है वो सिंगल स्ट्रैंड न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ था। डीएनए टू स्ट्रैंड न्यूक्लियोटाइड या डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल हो सकता है। अगर हम डीएनए और आरएनए को देखें तो वो दोनों जो है ना वो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन रखते हैं, अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस जो है वो रखते हैं, और अमाइनो एसिड्स की सिंथेसिस करके उनको कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, प्रोटीन के अंदर। Some examples of viruses are given here. Viruses that cause chickenpox and warts contain DNA, while that viruses that cause flu, HIV, and common cold contain RNA. So this was our all today's lecture about five kingdom classification. I hope that you understand this lecture and will get a benefit from it. So it comes down a lot.